आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईटी ट्रेड के थर्ड क्लास। तो जिन लोगों ने अभी तक बैक क्लास नहीं देखी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके वॉच करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। पहला क्वेश्चन है कि विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी विद्युत परिपथ या में जब धारा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होगा उसमें अगर धारा बह रही है तो उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो आपका जो फैन है घर का, उस फैन की स्पीड को जब कोई कम करता है तो उसमें रेगुलेटर लगा होता है और उसके अंदर जो इनमें से चीज़ लगी होती है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज जो यूज होता है वो होता है आपका रजिस्टर। रजिस्टर से किसी भी धारा के प्रवाह को कम किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। रजिस्टर कैसा होता है और ट्रांजिस्टर कैसा होता है उसकी इमेज मैंने यहाँ पे लगाई, आप देख के समझ लीजिए। एसी वोल्टेज आपको पता ही है कि अल्टरनेट करंट होती है और डीसी वोल्टेज डायरेक्ट करंट होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैक क्लास जाके अभी क्वेश्चन आपका 2 है कि द टॉलरेंस ऑफ सिल्वर ट्रिप इज। तो सिल्वर यानी चांदी की सहन शक्ति यानी सहन क्षमता कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो चांदी की जी पट्टी की सहनशीलता क्या है, तो इसकी अगर सहनशीलता की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसकी ±10% होती है, यानी कि 10 या तो कम होगी परसेंटेज में या तो 10 क्या होगी ज़्यादा होगी, यही चांदी की टॉलरेंस होती है। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिए, मुझे भी पता चले कि कितने आईटीआई के स्टूडेंट हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओम इज द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ओम निम्नलिखित में से इनमें से किसकी डिवाइस नहीं है, ये कह रहा है, यानी किसकी इकाई नहीं है, सॉरी इकाई नहीं है, यानी इनमें से सब किसी एक को छोड़कर ओम क्या है कि सबकी इकाई है, लेकिन जिसकी इकाई नहीं है यानी कि यूनिट नहीं है वो कौन है। तो ओम की अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो वो रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, रेजिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जिसके जिसके आगे रेजिस्टेंस लिखा है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस तो इसकी भी इकाई होगी, और यहाँ पे लिखा है एंडोएक्टिव रेजिस्टेंस तो इसकी भी होगी, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस की नहीं है। तो कैपेसिटेंस आपका यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसकी ओम कोई भी यूनिट ओम की नहीं होती है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू। तो ओम का नियम इनमें से किस पे लागू होता है। तो दोस्तों ओम का नियम अगर हम लागू होने की बात करें इनमें से, तो ओम का नियम इनमें जिनमें लागू होता है वो है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर पे लागू होता है। अच्छा, सेमी कंडक्टर क्या होता है, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था। तो सेमी कंडक्टर वो होता है अर्धचालक, जो इनमें करंट का फ्लो होता भी है और नहीं भी होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसको डिटेल में देखने के लिए आप बैक क्लास जाके अभी वॉच करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका 5 की विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध का सही मापन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध आपका रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग R से शो करते हैं। इसकी करेक्ट वैल्यू पाने के लिए इनमें से किसका यूज होता है, किस नियम का यूज होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड का यूज होता है, जिसमें प्रतिरोध यानी R की वैल्यू एकदम करेक्ट पता चलती है। ओम के मेथड से भी चलती है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती है, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड की वजह से करेक्ट। अब व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कुछ इस तरह का। और ये आपके हाई स्कूल में अगर आपने साइंस ली थी सब्जेक्ट में तो आपके हाई स्कूल की साइंस में भी था। किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। तो किरचॉफ का नियम जो है इनमें से किस पे आधारित है। तो किरचॉफ के नियम की अगर हम लोग दोस्तों बात करें इनमें से किस में आधारित है, तो किरचॉफ का नियम जिसमें आधारित है वो है आपका चार्ज कैन नॉट बी एस्युमुलेटेड एट द नोड। तो ये कह रहा है कि नोड पर इलेक्ट्रॉन जमा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को चार्ज ही बोला गया है, तो जितने भी चार्ज हैं वो नोड पर इकट्ठा नहीं हो सकते। तो यही मेथड है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है द बेसिक लॉ एनालाइजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट और कॉल्ड। तो विद्युत धारा का जो विश्लेषण करने का मूल नियम क्या है। तो एनालाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट का जो बेसिक रूल है दोस्तों, बेसिक लॉ है, वो आपका है इनमें से किरचॉफ लॉ।
तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, किरचॉफ लॉ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है, इन सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल इज। तो ये कह रहा है कि सोल्डरिंग में भराव धातु का गलनांक होता है। तो जो हम सोल्डरिंग से करते हैं, अच्छा अभी हम सोल्डरिंग आयरन की बात करें तो ये होता कैसा है, तो इसकी इमेज आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का होता है। और इसके जो मेल्टिंग का होता है तो कितना होता है, यहाँ पे आपको दो दो वैल्यू दिख रही होंगी सेम सेम, जैसे 280 फिर 280 फिर यहाँ 420 फिर 420। तो ये एबव है, एबव मतलब हो गया ऊपर, 480 के ऊपर। तो अब यहाँ बिलो गया है 480 नीचे, और यहाँ पे फिर आपको 420 ऊपर और 480 नीचे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा गलनांक का, यानी कि सोल्डरिंग मेल्टिंग पॉइंट का, वो होगा 420 ऊपर यानी अबव। तो ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है कि आज सोल्डरिंग आयरन बिट इज मेड ऑफ। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट इनमें से किसका बना होता है। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट की अगर हम बात करें तो जो बिट होती है वही दोस्तों गर्म होती है। तो इनमें से किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है दोस्तों, जो बिट होती है वो होती है कोर प्लेटेड। कोर प्लेटेड बिट होती है। और किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है कि पीसीबी शुड बी फैब्रिकेटेड विथ। तो पीसीबी का निर्माण के साथ किया जाना चाहिए। तो पीसीबी के निर्माण के साथ क्या किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इवन नंबर ऑफ लेयर, ऑड नंबर ऑफ लेयर, टू नंबर ऑफ लेयर एंड एनी नंबर ऑफ लेयर। तो इवन नंबर ऑफ लेयर का मतलब होता है कि 2 लाइन या 2 से ज़्यादा, लेकिन सम होनी चाहिए, जैसे 2 4 6 8 इस टाइप की लाइन। और ऑड नंबर की लाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपकी 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ इस तरह। तो 2 नंबर लाइन कुछ आपको बताया गया। तो आपका इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, इवन नंबर ऑफ लेयर। अब पीसीबी किस तरह की होती है, तो पीसीबी की इमेज मैंने लगा दी, आप देख लीजिए, कुछ इस तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि स्पेल्टर इज सेम एज। तो स्पेल्टर वैसा होता है कैसा होता है, तो इनमें से आपसे पूछा गया है स्पेल्टर के किसका बना होता है, टिन का, लेड का, जिंक का, ब्रास का, किसकी तरह होता है। तो स्पेल्टर की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो ये आपका जिंक का होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। स्पेल्टर होता क्या है वो आप इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, द ओम मीटर रीडिंग फॉर अ शॉर्ट सर्कुलेटेड कैपेसिटर इज। तो ओम मीटर रीडिंग फॉर अ शॉर्ट सर्कुलेटेड, तो जो शॉर्ट मतलब होता है छोटा, जिसको लघु बताया गया है, और सर्कुलेटेड का मतलब होता है चलना या आपका काम करना। तो ओम मीटर की रीडिंग है तो क्या है आपकी कैपेसिटर की, तो 0 है, इन्फिनिटी है, 1 है, 2 है। तो आपकी जो रीडिंग होगी दोस्तों वो होगी आपकी रीडिंग, वो रीडिंग होगी आपके 0। तो ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा 0। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन है 13 नंबर कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ईएमएफ का परिणाम के अनुपातिक है। तो अनुपातिक किसके है, तो ईवीएम जो आपका है ईएमएफ जो है आपका अनुपातिक है, वो है आपका दोस्तों रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लूइड लिंकेज। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 कि व्हेन द करंट थ्रू एन इंडक्टर डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब करंट प्रेरक के माध्यम से यानी इंडक्टर के माध्यम से धारा को कम हो जाती है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा की मात्रा का क्या होनी चाहिए। तो जैसे ही करंट कम होती है या डिक्रीजेस होती है, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, कम होती है तो ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, इंक्रीजेस बढ़ेगी, घटेगी, या जस्ट डबल हो जाएगी या फिर सेम रहेगी। तो ऊर्जा की मात्रा की अगर हम बात करें तो वह डिक्रीज हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट शुड बी यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन एसी सर्किट टू अनदर सर्किट बाय मैग्नेटिक कपलिंग। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एसी सर्किट टू अनदर सर्किट बाय मैग्नेटिक कपलिंग, यानी चुंबकीय युग्म द्वारा विद्युत ऊर्जा को एसी सर्किट के द्वारा दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा कि कुछ इस तरह से मैं आपको बता दूं, सर्किट होता है जैसे, और ये वायरलेस जाते जैसे आपका वायरलेस चार्जर काम करता है, तो यहाँ से अगर एसी सर्किट में करंट जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसमें आप अपने आप करंट आने लगती है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें, इनमें से आपका आंसर क्या होगा, राइट? तो आपका इनमें से आंसर होगा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 की व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इफ वीपी इज प्राइमरी वाइंडिंग वीएस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि वीपी प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग वी है तो वोल्टेज का अनुपात होगा। तो वोल्टेज के अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा, वो पूछा गया है, तो वो आपका जो करेक्ट होगा वो होगा वीपी अपॉन वीएस। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है इग्निशन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन। तो इग्निशन ट्रांसफार्मर का उपयोग में किया जाता है। इग्निशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है? तो अधिकतर दोस्तों ये आपका ऑटोमोबाइल में यूज होता है इग्निशन ट्रांसफार्मर का यूज। इग्निशन ट्रांसफार्मर कैसा होता है ये मैंने एक इमेज लगाई है, इसको आप देख लीजिए। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो सत्यम ऑटो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आपने अभी तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्लास नहीं देखी तो जाके वॉच करें, और वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास जल्दी विद सोल्यूशन के साथ